चैप्टर जो है फिजिक्स का आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का बहुत ही लेंदी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियस जो है, और इस चैप्टर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए प्रीवियस नॉलेज की जब अपन बात करें न्यूक्लियस के लिए तो वो कुछ इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एक एटम है, और एटम के बिल्कुल बीच में, अपन बात करें, ये एटम है, इसके चारों ओर ये बीच में जो है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस होता है। और आप इसको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव होता है और इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इस तरीके से। पहले ऑटोमोशन में 2, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके का नॉर्मली अपन ने पता है। ये जो बीच में जो चीज है ये न्यूक्लियस कहलाएगी। क्लियर? तो इस न्यूक्लियस के बारे में हम इस पूरे चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में जो होता है वो क्यों होता है, उसके क्या होने से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। न्यूक्लियस नॉर्मली जो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी आपको पता है। न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। आप याद करिए एटम चैप्टर को। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किस तरीके से की थी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को फेंका था। याद आ रहा होगा आपको कि 9th 10th 11th 12th हम पढ़ते रहते हैं इन चीजों को कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को जो फेंका था, तो फेंकने से क्या हुआ था कि एक अल्फा पार्टिकल जो था वो वापस आ गया था। तो उसने क्या बोला था कि हाँ यार कुछ ना कुछ बीच में पॉजिटिव चीज जरूर है, और वो पॉजिटिव चीज ही क्या कहलाई थी, न्यूक्लियस कहलाई थी। तो सीधा सीधा सा अपन बात बोले कि न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे एटम के अंदर एक बहुत छोटा वॉल्यूम लेके कंटेन करता है, बहुत छोटा वॉल्यूम, और उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है न्यूट्रॉन्स और एक होता है प्रोटॉन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी खोज किसने की थी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और इनको इन्वेंट कैसे किया था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट आप अभी ये समझिए कि जो एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके ऊपर पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और कंबाइंड इन फॉर्म में इनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन। मतलब कि अपन बात करें व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है न्यूक्लियॉन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। बहुत ध्यान रखें क्योंकि आगे मैं अब पूरे चैप्टर के अंदर इसी टर्म का यूज करने वाला हूं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम या फिर न्यूक्लियस, दोनों को लिख रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और न्यूक्लियस। तो देखिए ये कोई एटम का सिंबल ले लिया, यहां पर लिखा जाता है Z और यहां लिखा जाता है A, या फिर X, यहां लिखा जाता है A और यहां लिखा जाता है Z। अब ये जो Z है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। समझिए बात को, ये जो Z है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और बेटा इसी चीज को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, हाइड्रो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ये सारी जो चीजें हैं ये सारे एटॉमिक नंबर होते हैं। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, ये भी दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो ये ए है, ये ए कहलाता है मास नंबर। क्या कहलाता है बेटा? मास नंबर। और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए इसके आगे की बात चर्चा करते हैं अपन कि
आपके पास दिया हुआ है 7n13, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस आपको दिया हुआ है 7n13। तो इसमें आप देखिए, आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7, बिकॉज यहां पे जेड कितना है? 7, और आपका पास ए कितना है? 13। ए 13 है, जेड 7 है। आपके पास जो मास नंबर है वो 13 है, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 13। तो 13 है तो P कितना है? P नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 13। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 13 माइनस 7, कितना आएगा? 6। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 7 है जबकि न्यूट्रॉन 6 है। तो इस तरीके से अपन ये बता सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, यानी कि कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स जो है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज थी वो किस साइंटिस्ट ने और कैसे की थी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रियली बहुत मतलब आप अपन बोल सकते हैं कि बहुत हटके, बहुत ही क्रिएटिव माइंड के जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें से एक थे रदरफोर्ड। रेडियो एक्टिविटी में भी उन्होंने अपना अच्छा रोल प्ले किया है। भी अपन रेडियो एक्टिविटी को इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, और वो कैसे की थी तो देखिए समझिएगा। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। या एक्सपेरिमेंट करते करते प्रोटॉन की खोज हुई थी। इन्होंने क्या किया था कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे इन्होंने हीलियम की अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई। मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन है 7n14 प्लस 2He4, और यहां पर ये बनेगा 8O16 और 8O16, 8O17 एंड 1H1। इस तरीके से ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसकी एक न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? न्यूक्लियस इक्वेशन है। तो देखिए इसमें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे बॉम्बार्डिंग करवाई थी किसकी? ये अल्फा पार्टिकल है। और जब इन्होंने इन दोनों को आपस में टकराया, टकराने पर जो बना वो वहां पर क्या बना? ऑक्सीजन एटम बना, और एक पार्टिकल बाहर निकला, और ये पार्टिकल जो है वो कहलाएगा प्रोटॉन। इस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। तो आप देखिए, आप जितनी भी न्यूक्लियर इक्वेशंस होती है उनको चेक करने का तरीका क्या होता है कि सही है नहीं है। इनके मास नंबर स्क्वायर करिए, 14 और 4 18। तो देखिए इधर देखिए 17 और 1 कितना हो रहा है? 18। इधर देखिए 7 and 2 9 और 8 और 1 9। तो इस तरीके से ये इक्वेशन के थ्रू इन्होंने बताया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर इन्होंने हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग करवाया था। बॉम्बार्डिंग करते टाइम ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और हीलियम का आपस में कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होने के बाद स्प्लिट हुआ। तो स्प्लिट होने पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक ऑक्सीजन का आइसोटोप बना और एक हाइड्रोजन 1H1 निकला, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। सर 1H1 को प्रोटॉन नाम क्यों दिया? तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि 1H1 को प्रोटॉन नाम क्यों दिया। देखिए 1H1 ये कुछ इस तरीके से है, और अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें एक है। प्रोटॉन कितना है? इसमें एक है। और ये इसमें इसका मास नंबर कितना दिया हुआ है? मास नंबर इसका 1 दिया हुआ है। और मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 1। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना? 1 बराबर 1। तो न्यूट्रॉन कितना बचा? 0। इसका मतलब ये केवल सिंगल क्या है? प्रोटॉन ही तो है।
इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये सिंगल प्रोटॉन हुआ, सिंगल प्रोटॉन हुआ तो 1h1 किसका सिंबल हो गया, प्रोटॉन का सिंबल हो गया। यानी कि प्रोटॉन की खोज तो कुछ इस तरीके से हो गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। और मास जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास भी मैं आपको समझा देता हूं। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखें, भूले नहीं इसको। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है, वापस सुन लीजिए, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई गई, वो आपस में कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होने के बाद क्या हुआ, वो स्प्लिट हुए, और स्प्लिट होने से एक नया पार्टिकल बनकर सामने आया ऑक्सीजन के एटम के साथ, और वो नया पार्टिकल प्रोटॉन था। उसके बाद बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो की थी जिन साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम था। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसी तरीके से ये भी एक परफॉर्म कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। इन्होंने, ये बेरिलियम था इनके पास, 4 बेरिलियम 9, ये वाला आइसोटोप्स था बेरिलियम का, और इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई थी। वापस समझिए, बेरिलियम क्या है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई है। अल्फा पार्टिकल की जब इन्होंने बॉम्बार्डिंग करवाई तो वो कंबाइंड हुआ, स्प्लिट हुआ, और यहां पर जो पार्टिकल बना था वो बना था कार्बन। क्या बना था, कार्बन बना था, 6C12 बना था, और एक पार्टिकल बाहर निकला था, वो पार्टिकल था 0N1। तो आप 0N1 के अगर कंबाइंडली फॉर्म में बात करूं तो देखिए, आप इसको देखिए, 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6, एंड 6 + 0 6, और ये 0 पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन की बात करें अपन 0N1 की, तो आप देखिए यहां पर प्रोटॉन तो 0 है, जबकि मास नंबर कितना दे रखा है, मास नंबर 1 दे रखा है। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 0 है, इज इक्वल टू 1, तो केवल क्या है इसमें, न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं प्रोटॉन, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको न्यूक्लियॉन्स के बारे में संपूर्ण और पूरी जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। ये चीजें हमको जरूर आनी चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन 1H1 से डिनोट किया जाएगा, ये 0N1 से डिनोट किया जाएगा। प्रोटॉन पे चार्ज, चार्ज की अपन बात करें, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस पे चार्ज 0 होता है। चार्ज की वैल्यू की बात करें अपन, तो चार्ज की वैल्यू इस पे होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पे 0 होती है। तीसरी अपन बात करें, मास की बात करें, तो मास इसका 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि इसका जो मास है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब आप देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो डेसिमल की 2 डिजिट के बाद जो डिजिट आती है उससे डिसाइड किया जाएगा। यानी कि इसका मास 1.673 होगा, इसका मास 1.674 होगा। आप इसका बहुत क्लियरली ध्यान रखें कि जब भी कोई न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करें और वहां पर न्यूट्रॉन के मास की और प्रोटॉन के मास की दोनों की जरूरत पड़े, तो एक का 1.673 लेना है और एक का 1.674 लेना है। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में इनमें से केवल एक की जरूरत पड़ती है तो उसको अपन 1.67 भी कंसीडर कर सकते हैं दोनों के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने न्यूक्लियस के दोनों पार्टिकल्स की खोज की थी, जिसका नाम था
एक तो रदरफोर्ड और एक का नाम था जेम्स चैडविक। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन बेरिलियम 56 बेरियम 56 137 न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर 56 हो जाएंगे, जबकि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको कितना दे रखा है 137 दे रखा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 56 बराबर 137, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 137 माइनस 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 और ये आपका 81। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 81 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 56। इसका आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी का मतलब समझते हैं अपन। न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि न्यूक्लियस जो है वो आपका स्टेबल है या नहीं है। तो एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, ये उसके न्यूक्लियॉन्स की संख्या के रेशो से पता लगाया जाता है। और वो कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं कि देखिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो निकालिए, किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जब रेशो निकाला जाता है तो अगर ये रेशो आपका 1.5 से ज्यादा आता है, किससे ज्यादा आता है 1.5 से ज्यादा आता है तो न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल का मतलब है वो न्यूक्लियर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है, या अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो वो टूट सकता है, या फिर अपन बात करें वो स्पॉन्टेनियसली फिनोमेना कोई शो कर सकता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, वो टूट सकता है। 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, अगर 1.5 हो या 1.5 से ज्यादा हो। अगर 1.5 से कम है तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी शो करेगा, अनस्टेबिलिटी शो नहीं करेगा। क्लियर, ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझिए। देखिए N/P रेशियो ज्यादा कब होगा, N/P रेशियो ज्यादा जब होगा जब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कब ज्यादा होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या तब ज्यादा होगी जब उसके अंदर स्पेस ज्यादा होगा। उसके अंदर स्पेस कब ज्यादा होगा, जब उसके अंदर स्पेस तब ज्यादा होगा जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि कहने का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन, सॉरी, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन कब ज्यादा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन तब ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा न्यूट्रॉन एंट्री कर जाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन एंट्री कर जाएंगे तो N/P का जो रेशो है वो 1.5 से ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे अपन बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो है वो देखते हैं अपन, यूरेनियम का अपन एक एग्जांपल लेते हैं 92 यूरेनियम 235, ये एक एग्जांपल है। अपन चेक करते हैं कि ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 92 है। क्लियर, उसके बाद अपन बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 235 माइनस 92 तो ये आ जाएगा 143। उसके बाद अपन को N/P का रेशो निकालना है, N/P रेशो 143/92। जब आप 143 में 92 का डिवाइड देंगे तो ये अप्रोक्स 1.55 के आसपास आता है, जो 1.5 से ज्यादा है। तो इसलिए यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, आपने नॉर्मली छोटी छोटी क्लासेस में भी सुना होगा कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है, वो अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना कैसे शो करता है।
लेकिन ये यहाँ पर अभी ये सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है और ये स्टेबिलिटी शो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका N/P रेशो जो है वो 1.5 से ज्यादा है। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी के बाद कि न्यूक्लियर, देखो अपन बहुत सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देखा भाई न्यूक्लियस क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि न्यूक्लियॉन्स की खोज किसने की थी, उनको इन्वेंट किसने किया था, फिर अपन ने देखा न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी क्या होती है, फिर अपन देख रहे हैं कि न्यूक्लियस की साइज क्या होती है। तो न्यूक्लियस की साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज के बारे में अपन बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की साइज देखिए एक्चुअल में क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, एक्चुअल में न्यूक्लियस की जो साइज है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि मास नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होगी। और वो किस रेशो में करती है वो मैं आपको बता देता हूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मैं मान लेता हूं R है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर की पावर 1/3। ध्यान रखें इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। तो देखिए यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाऊंगा मैं तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, तो यहां पर R बराबर हो जाएगा R0 इंटू ए की पावर 1/3, और ये यहां पर एक फॉर्मूला बन गया है R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। यहां पर जो R0 है वो कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, या फिर अपन बोला है 1.2 फर्मी मीटर। 1.2 फर्मी मीटर, फर्मी मीन्स 10 की पावर -15, जैसे किलो मीन्स 10 की पावर 3, ऐसे फर्मी मीन्स 10 की पावर -15। तो 1.2 फर्मी मीटर यहां पर अपन निकाल सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट करनी है देन आपको पता होना चाहिए कि उसका मास नंबर कितना है। तो अब अपन बात करते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम है, कि एल्यूमिनियम आपको दिया जाता है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27। इसकी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, इस न्यूक्लियस की आपको पता लगानी है कि इसकी साइज कितनी है। तो वी नो दैट R इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। R इज इक्वल टू R0 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 इंटू ए कितना है बेटा 27 की पावर 1/3। 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 फर्मी मीटर। तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 3.6 फर्मी मीटर होती है। इस तरीके से अगर यहां पर तो मैंने 27 लिया है, 27 की जगह कुछ और भी आ जाता है तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, उनको आप ढंग से देखिए और क्यूब रूट निकालना सीखिए। मैं आपको बार बार इस बात को बताता जा रहा हूं कि अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में वास्तव में ही आपको बोले कि सीखना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए, तभी जाके आप न्यूक्लियस के और बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अब अपन बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है न्यूक्लियस की। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि डेंसिटी क्या होती है।
तो पहले डेंसिटी समझ लीजिए आप, डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, देखो एक्चुअल में क्या, पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स कर दो आप। मान लो कि आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया 1 लीटर, जैसे एक क्यूब, एक आपने 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर ब्रेथ का और 1 मीटर हाइट का एक आपने क्यूब ले लिया, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका 1 मीटर क्यूब। अब उस 1 मीटर क्यूब के अंदर आप पानी भरिए और उस पानी को जो आपने भरा उसका वजन तोलिए। फिर आप उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स के अंदर पत्थर भरिए और उस पत्थर का वजन तोलिए। किसका वजन ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, पत्थर का वजन ज्यादा होगा। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, पत्थर की डेंसिटी ज्यादा हो गई। मतलब ये हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को फिक्स करके जो चीजें उसमें भरी, उसमें किसका मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्लियर। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी में रॉ ले लेता हूं। क्लियर। तो रॉ इज इक्वल टू मास। अब मास जो है किसी भी न्यूक्लियस का ए लिया जाएगा और वॉल्यूम इसको अपन ने स्क्वायर माना हुआ है, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो ये हो जाएगा ऊपर ए, नीचे हो जाएगा 4/3 पाई। अब यू नो दैट आर की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, आर बराबर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। क्लियर। रॉ इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा 3a अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो यहां बचेगा a, और इस a से इस a को मैं काट दूंगा। तो रॉ इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू ये आर नॉट की वैल्यू आपको मैं बताई थी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 का क्यूब। जब आप इस रॉ को सॉल्व करोगे, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है अप्रॉक्स 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप एक चीज देखिए इस पूरे में, और इस पूरे चीज में क्या देखिए कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी थी वो स्टार्ट तो ए से हुई थी बट खत्म वो सीधे कांस्टेंट पर हुई है। यानी कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो फ्री होती है फ्रॉम इट्स मास नंबर। यानी कि अब मैं आपको बोलूं कि एल्यूमिनियम का एक न्यूक्लियस है, उसकी डेंसिटी बताइए, तो अभी आंसर कितना होगा 2.3 इंटू 10 टू पावर 17। अब आपसे बोलूं मैं नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियस है, उसकी डेंसिटी बताइए, तो वो भी फिक्स है, कितनी होगी 2.3 इंटू 10 टू पावर 17। यानी कि आप ये मान के चलो कि मास नंबर चाहे कुछ भी हो, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स रहती है और वही रहती है जो इस बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है 2.3 इंटू 10 टू पावर 17। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मास नंबर। ठीक है। तो इसके बाद अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और न्यूक्लियस के टाइप्स क्या होते हैं। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखते रहिए। थैंक यू।